नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी ने कल रात को 8 बजे भाषण दिया। पूरा देश बिल्कुल तय बैठा था कि अब ये चचा ट्रंप की धुलाई करेंगे। पूछेंगे कि मेरे भाषण से आधे घंटे पहले आके तुमने क्यों कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि व्यापार बंद कर देंगे अगर लड़ाई लड़ी, और दोनों ने व्यापार के डर से समझौता कर लिया। हमको लगता था कि प्रधानमंत्री जरूर कहेंगे कि ये देश वो देश है जो घास की रोटी खाएगा लेकिन युद्ध करेगा। हमारे स्वाभिमान को, हमारे मान को, हमारी आन को, हमारी शान को कोई चुनौती देगा तो हम जवाब देंगे। ये प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण खत्म हो गया, अमेरिका का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। कहा ही नहीं कि अमेरिका ने बीच में कराया समझौता, नहीं कराया। शिमला समझौता था कि भारत और पाकिस्तान आपस में बात करेंगे जब भी कश्मीर की बात होगी। लेकिन ये पहली बार अमेरिका बीच में कूद पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया। राफेल को लेकर टेलीग्राफ ने बड़ी खबर छापी। हम पूरी तरह से अपनी देश की सेना के साथ हैं। देश के सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए 100 बार नमन। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं। कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हैं देश को? वो आतंकी जो पहलगाम में मार के गए थे हमारे मासूमों को, क्या हमने उनको मार दिया? लक्ष्य कैसे पूरा हुआ? प्रधानमंत्री जी का भाषण ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से बिहार की रैली को, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। देश किन हालातों में है? प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ और आधे घंटे के अंदर एएनआई ने खबर डाली कि ड्रोन फिर आने लगे हैं, ब्लैकआउट हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारा युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम अभी आजमा रहे हैं पाकिस्तान को, देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने रवैया नहीं बदला तो निर्णायक लड़ाई होगी। पाकिस्तान ने आधे घंटे में ड्रोन डाल दिया। तो अब क्या निर्णायक लड़ाई होगी या नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री जी देश की संसद में कहेंगे, विशेष सत्र बुला के कहेंगे कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए? इसकी हम दुनिया मांग कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल मैंने पूछे अभय दुबे जी के साथ। जबरदस्त बातचीत है, तमाम विषयों को सुलझाने वाली बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फिर सोचिएगा कि ये सवाल, इनके जवाब क्यों नहीं आए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। हमको उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी चचा ट्रंप को कहेंगे कि हैसियत में रहो, भारत को मत समझाओ कि भारत को क्या करना है। ट्रंप के बेहूदगी देखिए कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से आधे घंटे पहले ट्रंप ने फिर ट्वीट किया कि मैंने दोनों देशों से कहा कि व्यापार करना है तो शांत बैठो, वरना मैं व्यापार नहीं करूँ। और इसके वजह से दोनों देश शांत होकर बैठ गए। जिस देश में महापुरुषों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है देश में कुर्बान होने का, उन देशों को समझाया जा रहा है धंधा बंद कर देंगे, इसलिए युद्ध मत करो, कितनी भी बेइज्जती कर लो। लेकिन ये तो भारत है ना, मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन निराशा हुई, उन्होंने पूरे भाषण में अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अब आतंकी घटनाओं को हम नजर से देख रहे हैं, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। और प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ, उसके ठीक आधे घंटे बाद एएनआई ने ट्वीट किया कि पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन आते हुए नजर आए हैं, विस्फोटों की खबरें आई हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री ने कहा अभी हम चेक कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान बाज आएगा नहीं आएगा, और पाकिस्तान ने आधे घंटे के अंदर ड्रोन भेज दिए कि लो चेक कर लो, आ गए ड्रोन। क्या लगता है प्रधानमंत्री का भाषण देश को संबोधित था? टेलीग्राफ ने खबर छापी कि राफेल गिरा दिए गए। क्या प्रधानमंत्री जी को देश की तरफ से बताना ही चाहिए था कि हमारे सब जहाज सुरक्षित? हम सेना का सम्मान करते हैं, हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं, लेकिन देश का एक बड़ा अखबार राफेल को लेकर खबर छाप रहा है, देश के लोगों के मन में शंका है, तो क्या मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक है? प्रधानमंत्री तो ऐसा लग रहा था बिहार की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप चूंकि बहुत सीनियर हैं, आप जानते हैं देश के इन हालातों में प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए। क्या भाषण संतुलित था, अच्छा था, और प्रधानमंत्री से यही अपेक्षा थी? ये आपने बिल्कुल सही सूचना दी संजय जी कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उससे थोड़ी देर पहले ही ट्रंप का जो करीब 1.5 से पौने 2 मिनट का वीडियो है वो सारे सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। और सवाल ये है कि 3-4 वाक्य उसमें ट्रंप केवल बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। उन वाक्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात, ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता कराया है वो समझौता परमानेंट है। वो परमानेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो समझौता स्थायी है। यानी ट्रंप साफ तौर पर कहते हैं कि न तो पाकिस्तान की कोई दम है उस समझौते में को तोड़ने की, न भारत की दम है उस समझौते को तोड़ने की। वो साफ तौर से कहते हैं कि चौधरी मैं हूं,
अब दक्षिण एशिया में जो भी विवाद होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, इंटरनेशनल रिलेशंस के एरिया में जो भी विवाद होंगे, उसका चौधरी एक ही व्यक्ति होगा, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है। और ट्रंप ये जानते हैं कि उनके इस वक्तव्य पे ना पाकिस्तान आपत्ति कर सकता है, ना हिंदुस्तान आपत्ति कर सकता है। और वही हुआ। मोदी जी ने जब वक्तव्य दिया, अपना राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, उस संबोधन में उन्होंने अमेरिका और ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो ले भी नहीं सकते। बाद में गोदी मीडिया, जिसका कोई महत्व नहीं है विदेश नीति के लिहाज से, गोदी मीडिया में जो बातें कही जाती हैं उनका विदेश नीति, रक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से कोई महत्व नहीं है। वो तो एक कुछ एंकर और एंकरनियों द्वारा की गई लफाजी है, और उसमें रिटायर्ड लोग बैठे रहते हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर बैठे रहते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल बैठे रहते हैं, रिटायर्ड कर्नल बैठे रहते हैं, और रिटायर्ड आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर बैठे रहते हैं। वो सब एंकर जो सुनना चाहता है वो सुनाते हैं, एंकर और एंकरनियां जो सुनना चाहती हैं वो सुनाते हैं। और मोदी जी के भाषण के वो अर्थ निकालते हैं जिन अर्थों को स्पष्ट रूप से मोदी जी कहना नहीं चाहते, कह नहीं सकते। देखिए, ट्रंप का साफ तौर पर, हमने दूसरी ट्रंप की महत्वपूर्ण, पहली बात तो महत्वपूर्ण है कि परमानेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसका जिक्र करने से भी भारत का प्रधानमंत्री कतरा रहा है, जिसको कोई चुनौती भारत का प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। जब से 20 जनवरी से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उनकी एक भी वक्तव्य को भारत की तरफ से कोई भी चुनौती नहीं दी गई है, किसी भी वक्तव्य की आलोचना नहीं की गई है। ट्रंप जो कहते हैं उसको चुपचाप सुना जाता है, और ट्रंप ने ये जो कहा है वो भी चुपचाप सुना गया है। क्या ये हकीकत नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम हुआ, उसकी घोषणा पाकिस्तान से नहीं की गई, उसकी घोषणा भारत से नहीं की गई, उसकी घोषणा भारत और पाकिस्तान के किसी संयुक्त वक्तव्य में नहीं की गई, उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की। जब डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर चुके, जब सारी दुनिया को पता लग गया कि अमेरिका ने ये कर दिया है, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बात की तस्दीक की भारत और पाकिस्तान ने। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त भारत अपना स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति भारत की जो थी, जिसके तहत भारत ये कहता था कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय मसला है, इसमें हम किसी तीसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे, वो विदेश नीति अब खत्म हो चुकी है। भारत मानेगा नहीं इस बात को, जयशंकर मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन व्यवहारिक रूप से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो फॉरेन पॉलिसी जो थी वो भारत की खत्म हो चुकी है। अब कश्मीर का मसला एक ऐसा मुर्गा है, इसकी दो नहीं तीन टांगे हैं। एक टांग भारत है, एक टांग पाकिस्तान है, और एक टांग डोनाल्ड ट्रंप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये स्थिति बन गई है। आप देखिए ना, अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या कह रहा है, और भारत उसका स्पष्ट रूप से खंडन भी नहीं कर पा रहा है, भारत उसको कोई चुनौती भी नहीं दे पा रहा है। ट्रंप के पहले शासनकाल से और इस शासनकाल के बीच में कितना फर्क पड़ गया है। तब भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, आज भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तब ट्रंप ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है कि मैं कश्मीर के ऊपर मध्यस्थता करूं, तुरंत भारत के विदेश मंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, खंडन कर दिया था ट्रंप की बात का। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज भारत की सरकार ट्रंप की किसी बात का खंडन करने की जरूरत नहीं कर सकती। वो ये भी नहीं कह सकती कि भाई हमारी बात का, हमने बात तो ही कही थी, हमारी बात का मतलब ये था, ये ट्रंप की बात का मतलब हम ये समझते हैं। वो ट्रंप की किसी बात को संबोधित ही नहीं करना चाहती, जिक्र ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें खतरा है कि ट्रंप कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर चक्कर क्या है, ट्रंप जो है ना, ट्रंप और उनका जो भारत कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने का जो उनका आग्रह है, वो भारत के गले में अटक गया है। मोदी जी ना उसको उगल सकते हैं ना निगल सकते। आज के भाषण से स्पष्ट हो गया कि वो जो लेक्चर जब मोदी जी बोल रहे थे तो वहां ट्रंप गले में हलक में अटके हुए थे। ट्रंप को निगलने का मतलब है ट्रंप की बात को स्वीकार करना, ट्रंप को उगलने का मतलब है ट्रंप की बात का खंडन करना। ट्रंप की बात को स्वीकार करने का मतलब है कि हम अपना जो पिछले मुद्दतों से हम लोग जो अपना रवैया बना रखे हैं कि हमारी बात द्विपक्षीय बात है, उसको बदलना
बदलने का ऐलान करना, यानी अपनी विदेश नीति में संशोधन करने का ऐलान करना, और ट्रंप का खंडन करने का मतलब है ट्रंप को नाराज करना, जो करने की इनकी हैसियत नहीं है। अब होगा क्या, आप देखिएगा, बहुत जल्दी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके सामने, आप नोट कर लीजिए इस बात। होगा ये कि मोदी जी लगातार इस बात को लेकर परेशान रहेंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से दोबारा ट्रंप ये बात ना कह दें। हो सकता है मोदी जी भी उसमें अग्रिम पंक्ति पे बैठे हो, मतलब विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जमा हो, वहां ट्रंप ये बात कहने लगे। मोदी जी कैसे रोक लेंगे उन्हें कहने से? तब मोदी जी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये लोग अब अपना रुख बदलेंगे और ये मानना शुरू कर देंगे कि अमेरिका ही हमारा पंच है, वही फैसला करेगा कश्मीर के सवाल पर हमारे और पाकिस्तान के बीच में। इसके दो हथकंडे हो सकते हैं इसके पीछे। एक हथकंडा ही हो सकता है कि गोदी मीडिया पहले ये माहौल बनाए, गोदी मीडिया पहले माहौल बनाए, फिर भारत सरकार भी कहने लगे इस बात को। दूसरा हथकंडा ये हो सकता है जो मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में मैंने उसको पकड़ा, और वो ये है कि आप देखिए मोदी जी ये कहीं नहीं कह रहे हैं उसके अंदर कि हम किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जब बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पे होगी और आतंकवाद पे होगी। ये नहीं कह रहे हैं कि ये सीधे पाकिस्तान और हमारे बीच में बात होगी, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा इसके अंदर, तीसरा पक्ष नहीं आएगा। तो भारत की विदेश नीति परिवर्तित होने के लिए, संशोधित होने के लिए तैयार बैठी हुई है अमेरिका के दबाव में। दुनिया का चौधरी इस वक्त एक ही है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपको माने या ना माने, आपको उस चौधराहट को स्वीकार करना पड़ेगा। अबे जी अगर ये आप अबे जी मुझे अगर आप बताइए, कर लेंगे तो ट्रंप की तरफ से रियायतें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। जी अबे जी मुझे बताइए कि एक टाइम ऐसा था कि जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने अपनी नाक अड़ाना चाहिए थी, उस समय हम अनाज तक पे इतना निर्भर नहीं थे। कहा था कि हम अनाज बंद कर देंगे, 7वां बेड़ा बेच देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा जो करना हो करो। आज की तारीख में तो हम इतने मजबूत हैं कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी, अमेरिका के संस्थान बहुत से बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी नौजवान चला रहे हैं, हिंदुस्तानी व्यक्ति चला रहे हैं। यही हम गलतफहमी है संजय जी। देखिए, हम्म, आप जो बात कह रहे हैं वो ऊपर से सही लगती है, लेकिन आप जरा उस परिस्थिति पे गौर कीजिए जब इंदिरा गांधी ने 7वें बेड़े के रुतबे में आने से इनकार कर दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ में अमेरिका के बराबर की तब रूस। द्विध्रुवीय भारत दुनिया थी। अमेरिका के बराबर एक दूसरा ध्रुव था, शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ, वो भारत के पक्ष में मजबूती से खड़ा हुआ था। आज भारत के पक्ष में कौन है? चीन भारत के स्पष्ट रूप से खिलाफ है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान को बराबर मानते हैं, हम दोनों के साथ ट्रेड करेंगे, यही तो बोले आज वो, हम दोनों के साथ ट्रेड करेंगे। रूस ने भारत का विरोध नहीं किया है, लेकिन रूस के पास न इतनी क्षमता है न कुछ है, वो तो अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। वो कौन सा भारत का समर्थन करने वाला है? कौन है भारत के साथ में? रूस ने भारत का विरोध नहीं किया, ये सही बात है। अमेरिका ने भारत का विरोध नहीं किया है, सही बात है। लेकिन उस तरीके से, जिस तरह सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा हुआ था, उस तरीके से उस दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था सोवियत संघ पर निर्भर थी, भारतीय सेनाएं सोवियत संघ पर निर्भर थी पूरी तरीके से। उनकी दम पर भारत ने कहा था कि हम 7वें बेड़े को सिंगट्टा अंगूठा दिखाते हैं, ठेंगा दिखाते हैं 7वें बेड़े। आज वो स्थिति नहीं है। और जो भारतीय सिलिकॉन वैली में अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, जो भारतीय अमेरिका में डॉक्टर हैं, जो भारतीय अमेरिका में आईटी इंजीनियर हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय लोग, सुंदर पिचई, नंदेला, सब लोग वही लोग, भारत के लोग ही वहां पे सीईओ हैं वहां पे। तो उससे भारत की ताकत कैसे बढ़ जाती है? जो आदमी, अगर कोई भारतीय गूगल का सीईओ हो जाता है, अगर कोई भारतीय माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो जाता है, अगर एप्पल का सीईओ हो जाता है, तो उससे भारत की ताकत कैसे बढ़ेगी? वो तो पूरी तरीके से अमेरिकी रंग में रंगा हुआ, अमेरिकी नियम कानून के मुताबिक चलने वाला, अमेरिकी पूंजी से चलने वाली जो दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं, उनका सीईओ है। उसे उनका हित देखना है, भारत का हित क्या देखना? भारतीय खाना खाता होगा,
शाम को सोते वक्त कुर्ता पजामा पहन लेता होगा, या शादी की होगी भारतीय रीति रिवाज से अपनी पत्नी से, और अपने बच्चे की शादी भारतीय रीति रिवाज से यहाँ पे आगे जोधपुर या कहीं किसी उसमें रिजॉर्ट में कर देगा। और इससे ज्यादा भारतीय पर कुछ नहीं है भाई। इस एक भारतीय अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो गया था, नहीं हो गया था भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? हाँ, ऋषि हुए थे। भारत का शायद हो गया, उसमें कौन सी भारत की मजबूती बढ़ गई? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल कोई भारत की उससे मजबूती नहीं बढ़ी। ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है। देखिए वो लोग अगर अपने उनका भारतीयपन मुखर होता तो उनको सीईओ बना ही नहीं आता। अगर वो हमारे आपके जैसे होते तो कितना भी बढ़िया हम और आप आईटी इंजीनियर होते, कितना भी अच्छा हमने एमबीए किया होता, कितना भी अच्छा आईआईटी की डिग्री हमारे पास होती, हमने सीईओ बन पाते। हम तो केवल, जैसे मैकाले ने कहा था कि हम तो रंग और रक्त में ही केवल भारतीय हैं, बाकी हमारी धमनियों में तो पश्चिम और अंग्रेजियत का रक्त बहता है। तो वो तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात आइए अभय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे बताइए ऐसा क्या कारण हुआ कि भारत, क्या तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी एक बड़ी गलती ये कर गए, वो ब्यूरोक्रेट पे जरूर से ज्यादा निर्भर हो गए। रेल मंत्रालय ब्यूरोक्रेट चलाएंगे, विदेश नीति ब्यूरोक्रेट चलाएंगे। आईएएस अफसर 2 साल कमरा बंद करता है, किताबें पढ़ता है, उसको व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, वो अपनी नई दुनिया में, अलग दुनिया में रहता है। सुषमा स्वराज जैसा विदेश नीति चलाने वाला, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, या और भी तमाम नाम ऐसे हैं, वो लोग होते, वो समझते हैं कि राजनीति होती क्या चीज है। आज भारत के संग जो आपने सवाल किया, पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क जो हमारे बराबर हैसियत में कोई मायने नहीं रखता, हम लोग मानते थे कि हम चींटी की तरह मसल देंगे, आज उसके संग चीन खड़ा हो गया, उसके संग टर्की खड़ा हो गया, और बाकी मुस्लिम देशों ने भले खुल के ना कहा हो, लेकिन सहानुभूति धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को जिस तरह गाली दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं जब बाहर बढ़ेगी तो ये मैसेज गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम कंट्री भी एकजुट हो जाए। कम से कम 2-3 देश। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ रहा हूँ। हमारे संग कौन खड़ा हुआ? पूरे दक्षिण एशिया में भारत के इर्द गिर्द जो तमाम सारे देश हैं, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों को आप देखिए, इनमें से सारे देश लगभग बराबर साइज के एक से देश हैं तकरीबन। कोई ऐसा कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है इसके अंदर। कोई मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमानों का है तो नेपाल हिंदुओं का देश है, या मुसलमान हिंदू का भी सवाल है, नेपाल तो हिंदुओं का देश है। ठीक बात है। भारत से भी ज्यादा परसेंटेज के लिहाज से भारत से भी ज्यादा हिंदू वहां पर रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नेपाल में तो मुसलमान रहते ही नहीं है। नेपाल किसके प्रभाव में है? चीन के प्रभाव में है नेपाल। ठीक बात है। हाँ, बर्मा ना हिंदू ना मुसलमान है, बर्मा बौद्ध है। किसके प्रभाव में है? चीन के प्रभाव में है। श्रीलंका में बौद्ध रहते हैं या तमिल हिंदू रहते हैं, किसके प्रभाव में है? चीन के प्रभाव में है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के मिले जुले प्रभाव में है। भारत बांग्लादेश को तो हमने जन्म दिया, बांग्लादेश को भारत ने जन्म दिया, वो तो हमारे विरोध में हो गया। आज तो स्थिति यह है कि चीन और बांग्लादेश, खतरा भारत के सामने ये है, इसको सारे बुद्धिमान लोग कहते भी हैं, वो पूरब का मोर्चा खोल सकते हैं। अगर उन्होंने पूरब का मोर्चा खोल दिया तो भारत की सेना जो पाकिस्तान के मुकाबले संख्या में बहुत बड़ी है, आपको छोटी लगने लगेगी। क्योंकि जब आपको पश्चिम के फ्रंट पे भी सेना तैनात करनी है, पूरब के फ्रंट पे भी सेना तैनात करनी है, और भारत की सीमा पहले भी काफी बड़ी है, आपको ज्यादा बड़ी सेना चाहिए भी। तो जो भारत के सामने दिक्कतें हैं, पाकिस्तान जो चींटी ऐसा मुल्क है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार है, उसके नेता बिल्कुल बेकार है, अंदरूनी वहां पे बलूचिस्तान अलग होने के लिए फड़फड़ा रहा है, सिंध अलग होने के लिए फड़फड़ा रहा है, पख्तूनिस्तान अलग होने के लिए फड़फड़ा रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग होने के लिए फड़फड़ा रहा है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी चीन और अमेरिका का ये स्वार्थ है कि वो पाकिस्तान को टिकाए रहें। इसीलिए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 2.1 बिलियन डॉलर दिए। अगर अमेरिका ना चाहता तो कैसे मिलता? और कोई देश, इतने सारे देश, अमेरिका की जेबी संस्था है ना, इतने सारे देश थे सर, इतने सारे देश थे उस मीटिंग में, भारत के अलावा कोई एब्सेंट नहीं हुआ, मतलब कोई साथी नहीं है भारत ही एब्सेंट हुआ, केवल भारत ने विरोध किया। और तो और जो संयुक्त राष्ट्र की एक
एक मॉनिटरिंग टीम है, इसको एमटी कहा जाता है, वो आतंकवादी देशों की सूची बनाती है। पाकिस्तान ने कहा कि इसमें से टीआरएफ का नाम हटा दीजिए आप, तो चीन ने उसका समर्थन किया, अमेरिका ने भी चुप्पी साध ली और उसने टीआरएफ का नाम निकाल दिया। बीएलए का नाम, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम पाकिस्तान ने जुड़वा दिया उसके अंदर। अच्छा, दिक्कत की मुझे तो लगता है कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय मंच पे एक तरह से देखा जाए तो मित्र विहीन है इस वक्त। रूस उसके खिलाफ नहीं है, रूस उसका मित्र बनना चाहता है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। रूस केवल एक फौजी ताकत है और वो यूक्रेन के वार में फंस गया है पूरी तरह। नहीं, दूसरी बात बताइए मुझे कि आज तक भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा। हम लोग कहते हैं भारत रूस भाई भाई, हमेशा रहा। हमें जरूरत क्या थी कि वहां पे हम उस युद्ध में कूद गए, मोदी जी गले मिल गए, जेलेंस्की को गले लगा लिया। ना हम यूक्रेन के रहे, हम ना रूस के रहे। हमारी नीति क्या थी, हम पाकिस्तान के विरोध में 2014 से आप उठा के देख लीजिए, 15 साल पहले तक, 2004 और 5 के बाद मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी को जो माना जाता था 56 इंच का सीना, वो अपना जहाज लेके पाकिस्तान उतर पड़े कि नवाज शरीफ हैप्पी बर्थडे टू यू, अम्मी जान हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को। जरूरत क्या थी? और क्या अब विदेश मंत्री को हटाया या नहीं जाना चाहिए? जिस प्रदेश मंत्री ने इतनी फजीयत करा दी कि दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है, उस विदेश मंत्री को थाली में सजा के विदेश मंत्रालय क्यों दे रहे हैं हम लोग? इतना फेलियर विदेश मंत्री क्या? अभय जी, आप 40-45 साल से आप देश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या इतना फेलियर विदेश मंत्री आपने आज तक देखा? भारत का कोई विदेश मंत्री पूरी तरीके से विदेश नीति फ्लॉप है। आपकी बात को सही है, विदेश नीति शून्य है। जो एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उनका नाम अभी ध्यान आ जाएगा, तो वो विदेश नीति के बहुत जानकार थे और उनका कहना था कि ये तो विदेश मंत्री केवल भत्ते बनाता रहता है, विदेश यात्राएं करके भत्ते बनाता रहता है विदेश मंत्री, ये उनका कहना था। तो ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति को समझने की जरूरत है। देखिए, विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप है, गृह नीति पूरी तरह फ्लॉप है। आज पाकिस्तान के साथ 4 दिन तक हम लोगों ने द्रोणों मिसाइल युद्ध किया, यही तो किया हम लोगों ने, यही किया। इसमें भारत के अरबों डॉलर खर्च हो गए, हुए कि नहीं हुए खर्च? बिल्कुल, अरबों डॉलर खर्च। ये अरबों डॉलर क्या उस सुरक्षा चूक की कसौटी, उस सुरक्षा चूक की कसौटी पे दी गई बलि नहीं है, जो कि अमित शाह की और भारत की जो जासूसी संस्थाएं हैं उनकी नाकामी के कारण हुई है? बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल कौन पूछेगा? अरे हमने पूछा तो चैनल मेरा तो हाँ ठीक है, मेरा तो विपक्ष से सवाल है, विपक्ष से सवाल है। जो विपक्ष अब संसद का सत्र बनाने की मांग कर रहा है, अब देखिए, अभी तक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में भारतीय सेनाएं खड़ी हुई, पाकिस्तान के साथ में संघर्ष चल रहा था। भारतीय सेनाएं संघर्ष विराम के बाद अब हट गई हैं, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब विपक्ष मुंह पे टेप लगाए नहीं बैठ सकता, अब वो सरकार के किसी भी हर कदम का समर्थन नहीं कर सकता। वो मोदी सरकार के साथ नहीं, रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा हुआ था उस वक्त। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। सेना के हट गई है, अब वो सवाल पूछेगा, हम सब लोग सवाल पूछेंगे, इन्हें जो करना वो करें। ठीक बात है, सब लोग सवाल पूछेंगे। भाई ये तो सवाल पूछा ही जाएगा कि ये जो सुरक्षा चूक हुई, सुरक्षा चूक का जिम्मेदार का ठीकरा किसकी फोड़ा जाएगा? विदेश नीति में जो शून्यता आई, शून्य होगी विदेश नीति, उसका ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा? ये जो रिटायर्ड तथाकथित सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो सिर्फ सरकार की बातों में हाँ में हाँ मिलाने के लिए टीवी में बुलाए जाते हैं, इनकी बातों से थोड़ा कोई प्रभावित होने वाला है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अभय जी, आप विपक्ष को देखिए, एक सुर में उसने सरकार का साथ दिया। क्या इस मामले में सरकार के साथ हैं? पूरी तरह से सरकार के साथ है, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन आप इधर देखिए, प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। वो एबीवीपी कार्यक्रम में घंटों गुजार सकते हैं, बंबई के फिल्म स्टारों के संग रह सकते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक हो रही है, विपक्ष साथ दे रहा है। उनको तौहीन थी कि 10 मिनट के लिए वो आ जाते, बताते कि देश किस हालत में है। अब तो खड़गे जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। अब तो विपक्ष ने कह दिया है, अगर प्रधानमंत्री नहीं आएंगे बैठक में तो हम सर्वदलीय बैठक में जाएंगे ही नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए कि भाई आप ये क्या मतलब है, आप सारे इंपॉर्टेंट विपक्ष आपको साथ दे रहा है, आपको इतना अभिमान है कि आप उस विपक्ष की बैठक में आएंगे नहीं? इतना नहीं, प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि सबसे अलग और सबसे ऊपर है, ही इज एन एक्सेप्शन, वो एक अपवाद है, वो ईश्वरीय अवतार हैं।
हाँ, ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो फिल्म स्टारों के साथ समय गुजार सकते हैं, वो बिहार में रैली को संबोधित कर सकते हैं, वो और तरह-तरह की टीका टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आ सकते। कल का भाषण भी उनका कुछ बिहार की रैली से कम नहीं था। लेकिन अब मुझे बताइए अभय जी, अब जनता नहीं पूछेगी कि जो 4 आतंकी पहलगाम में 26 हमारे बेकसूर लोगों को मार के चले गए, जिनके लिए कहा गया कि हम इनके खानदान तक को नहीं छोड़ेंगे, वो क्या मार दिए गए? और नहीं मार दिए गए तो वो तो सवाल ये तो अब दोबारा पूछ, देखिए अब संघर्ष विराम हो गया है। अभी तक ये सवाल इसलिए नहीं पूछा जा रहा था कि संघर्ष चल रहा था। अब तो पूछा जाएगा ना कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, जिनके खिलाफ एनआईए ने तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन करने का नाटक किया और उसको टीवी पे रनिंग कमेंट्री के साथ दिखाया गया। भाई टीवी पे रनिंग कमेंट्री चली कभी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जा रही है, अब वो पूरा मौके पर दोबारा सीन रिक्रिएट हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तमाम सब बातें की गई। अब दोबारा पूछा जाएगा कि भाई अब तो बहुत दिन हो गए, और समस्या कुछ किया ये जाए। वो तो 22 तारीख को हुई थी घटना, अब 22 समस्या तारीख को ये घटना हुई थी। जी। समस्या ये है कि ये झूठ भी नहीं कहा जा सकता कि आतंकी मार दिए, इधर कहे मार दिए गए, उधर वो पाकिस्तान में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। पाकिस्तान तो आतंकियों को पनाह ही देता है, वो तो घोषित देखिए पनाह बहुत सी देता है। बातें हैं। कल आज परसों की बात है जब एयर मार्शल भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे लोगों को, तो एक पत्रकार ने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, बाकी पत्रकार तो उन्हीं की बात सरकार समर्थन में ही सारी बातें बोलते हैं। उन्होंने पूछ लिया कि ये जो खबर उड़ रही है कि साहब कि वो राफेल हमारा गिर गया है, उसके बारे में बताइए कुछ। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई लड़ाई चल रही है, लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ नुकसान भी होता है। नुकसान क्या हुआ है ये हम अभी नहीं बता सकते, ये पाकिस्तान के हाथ में खेलना हो जाएगा। बात सही है, मैं मानता हूं उसको। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात तो है। उन्होंने इतना लेकिन स्वीकार कर दिया कि हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन टेलीग्राफ में छाप दिया, टेलीग्राफ में हाँ, तो फ्रंट पेज पे छापा है टेलीग्राफ राफेल में को। छाप दिया पूरा। कई विदेशी अब कई विदेशी टेलीग्राफ में डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कैसे हुआ, उसमें चीन ने किस टेक्नोलॉजी की मदद ली, किस तरह चीन और पाकिस्तान का मिला जुला रडार था, उस पर रफाल आ गए, उसमें एक तो विमान का पूरा रन सिस्टम बंद कर दिया, वो हो गया। तो वो फौज ने ये कहा कि हमारे सारे पायलट वापस आ गए। हाँ, पायलट इस वापस, ये एक बात सुनिश्चित होती है कि हमारा कोई पायलट उनके कब्जे में कब्जे में नहीं है। नहीं है, लेकिन जहाज के बारे में नहीं लेकिन कहा। बीएसएफ के उस जवान के बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया जो उनके कब्जे में जो चला अभी गया तक था उसमें। हाँ, जो अभी तक उनके कब्जे में है, पत्नी देखिए गर्भवती है उन उसकी। 4 आतंकवादियों का क्या हुआ जिन्होंने हत्याएं की, बीएसएफ के उस जवान का क्या हुआ जो गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया, तो पाकिस्तान ने पकड़ के बैठा लिया। कितना भारत को कहां कहां नुकसान हुआ है उसका पूरा जायजा, उसका पूरा श्वेत पत्र। हाँ, इस पे कोई सवाल नहीं किया और गया, इस पे कोई और सवाल ट्रंप उठाया के गया, दबाव में आप क्यों आए, कोई इसका पूरी जवाब तलबी। कोई बात नहीं की और गई इसमें। जवाब ये कहते हैं कि हमारे लक्ष्य पूरे हो गए थे। तो वो लक्ष्य कौन से थे उनके बारे में स्पष्ट बताइए, कौन सा लक्ष्य आपने वहां पूरा किया। ये बिल्कुल सब ठीक बातें पूछी जानी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, सारी बातें स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए। इन सब बातों को कालीन के नीचे नहीं फेंका जा दबाया सकता, जाए, दबाया बिल्कुल ठीक। नहीं दबाया जा सकता, इनको पृष्ठभूमि में नहीं डाला जा सकता। ये स्पष्ट होकर सबके सामने आना चाहिए। पूरा देश धीरे धीरे करके इस आवाज में अपनी आवाज बुलाएगा कि ये सब हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक समय दिया, बातचीत करी, बहुत बहुत आभार। तो ये था अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है कि शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि देश के स्वाभिमान से, सैनिकों के मान से बड़ा कुछ नहीं होता। भारत की सेना जिस पर 100 बार शीश कटा दे, इतनी बहादुर सेना शायद दुनिया में कहीं नहीं है। उस सेना को नमन। लेकिन हमारी राजनीति, हमारे राजनेता क्यों इतने कमजोर पड़ रहे हैं, इनका जवाब तो ढूंढना चाहिए। आशा है आपके पास जवाब होंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।